चलिए अब आई थिंक शुरू करना चाहिए। स्क्रीन शेयर होगी है मेरी आपके साथ? यस हाँ? सर, शेयर है। ठीक हो हाँ गया। जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स। यूनिप्रोसेसर सिस्टम वो जिनमें सिर्फ एक ही सीपीयू होता है, और हमने पढ़ा था कि पैरेललिज्म का मतलब है कि एक से ज़्यादा सीपीयूज या सिस्टम्स पे एक ही प्रोसेस को कैसे चलाया जाए, लेकिन इन सिस्टम्स के पास तो एक ही सीपीयू होता है। तो वो कौन से मैकेनिज्म है जिनको यूज़ करते हुए ये सिस्टम पैरेललिज्म को अचीव कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने लास्ट वीक क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि पैरेलल कंप्यूटिंग इज डूइंग थिंग्स साइमल्टेनियसली सॉल्विंग वन लार्ज प्रॉब्लम, कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा थिंग्स को डील करना। हमने पढ़ा था सीरियल कंप्यूटिंग के बारे में कि सीरियल कंप्यूटिंग क्या होती है। जनरली सीरियल कंप्यूटिंग उन सीपीयूज पे यूज़ होती है जिनके पास सिंगल सीपीयू होता है, और जो हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर लिखते हैं ना, वो भी सीरियल कंप्यूटर्स के लिए ही लिखते थे 1960 के दौर में, क्योंकि कंप्यूटर्स बड़े सिंपल होते थे और प्रोसेसर भी उनके पास एक होता था। और सीरियल कंप्यूटर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे कि टू बी रन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर हैविंग अ सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन इज अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू डिस्क्रीट series of instruction and instructions are executed one after and other। मतलब कि सीरियल कंप्यूटर में हमारे पास जो हम प्रोग्राम लिखते थे, जैसा कि सी या सी प्लस प्लस में, ये हम उसको हम कह देते थे ये एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हम इंस्ट्रक्शंस की सूरत में लिखते थे, जैसे प्रिंट प्रिंट वेरिएबल है, फॉर लूप, ये वो इंस्ट्रक्शन है। और सीपीयू क्या करता था, वो एक इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन पकड़ता था, उसको एट अ टाइम सिर्फ एक एक इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करता था। तो इसको हमने बोला था, इसको कहते हैं सीरियल कंप्यूटिंग। और अर्ली टाइम्स ऑफ द कंप्यूटर सिर्फ यही हमारे पास कंप्यूटिंग टेक्निक होती थी। इसके बाद हमने देखी थी पैरेलल कंप्यूटिंग। Parallel computing is the simultaneous execution use of multiple computing resources to solve a computational problem। इसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की बात कर रहा है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक तो होते हैं कि ये जो हमारे सीपीयू हैं, ये पिछले सीरियल कंप्यूटिंग में तो इसकी तादाद एक थी, लेकिन जब पैरेलल कंप्यूटिंग का दौर शुरू हुआ, लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम को तेज बनाने की कोशिश की, तो सीपीयूज की तादाद उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को ही मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। जैसा कि ये प्रॉब्लम है, इसमें उसको डिफरेंट 4 पार्ट्स में तोड़ दिया। अब हर पार्ट जिस तरह सीरियल कंप्यूटर में चलता था, इसी तरह हर सीपीयू में हर पार्ट चलेगा, और पैरेलली एक टाइम पे 4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होंगी। तो इसमें और उसमें मेन फर्क यही है। इसमें प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाता था, लेकिन पैरेलल में प्रॉब्लम को ही तोड़ दिया जाता था, और हर जो उसका टुकड़ा है ना, उसको सीरियली एग्जीक्यूट किया जाता था ऑन द डिफरेंट रिसोर्स। अब व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? एक तो हमने कह दिया अ सिंगल कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसर, कि या तो एक कंप्यूटर के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, या ये भी हो सकता है आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। या तो ये हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर है, उन सारों के पास सिर्फ एक एक सीपीयू है, हम उन सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क्स के जरिए आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको एज अ होल एक ही सिस्टम के तौर पे यूज़ करते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद है
कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है या सीपीयूज़ की तादाद ज़्यादा हो सकती है। अब to solve a problem using parallel computing, it must have following characteristics. Number one is be able to break the problem into discrete pieces of work that can be solved simultaneously. अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को पैरेलली सोल्व करना चाहते हैं तो उसमें एक खासियत तो ये होनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को तोड़ा जा सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि वो प्रोग्राम ऐसा हो कि उनकी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो और डिपेंडेंट होने की वजह से हम उनको अलग-अलग सीपीयूज़ पे रन ही ना कर सकें। जैसा कि मैंने मेरा ख्याल है पहले लेक्चर में मिसाल दी थी कि ए प्लस बी और दूसरी इंस्ट्रक्शन में उसी की वैल्यू को यूज़ किया जा रहा था। तो इस तरह अगर हम एक सीपीयू पे पहली इंस्ट्रक्शन चलाएँगे और दूसरे पे दूसरी, और अगर पहले सीपीयू देर से एग्ज़ीक्यूट करेगा तो दूसरा जो सीपीयू है वो गलत कोई हमें गलत अनरिलायबल रिज़ल्ट दे देगा। जो दूसरी ख़ासियत है वो ये है एग्ज़ीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट एनी मोमेंट इन टाइम। ये भी हम बात कर चुके हैं। तीसरी है सॉल्व इन लेस टाइम विद मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज देन विद द सिंगल कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप में से बहुत लोग सिनेमा फिल्म देखने गए होंगे, कोविड से पहले जाते होंगे। तो अगर वहाँ पे टिकट बूथ एक ही होता है, हम देखते हैं कि लोगों की लंबी कतार लगी होती है, और अगर टिकट देने वाली विंडोज़ एक से ज़्यादा हैं तो लोग जल्दी-जल्दी अपनी टिकट लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। मीन्स के स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे टिकट बूथ को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिसोर्सेज़। तो इससे हमारा काम जल्दी होता है, टाइम बचता है। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल थी। अच्छा, व्हाई पैरेलल कंप्यूटिंग? पैरेलल कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? साइंटिस्ट इस तरफ आना क्यों शुरू हुए? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि द रियल वर्ल्ड इज पैरेलल। जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है ना, उसमें जितने भी मैकेनिज्म होते हैं वो पैरेलली रन करते हैं, और अगर हम उन मैकेनिज्म को कंप्यूटर सिस्टम में सिमुलेट करने की कोशिश करें तो हम सिंगल कंप्यूटर सिस्टम या सीरियल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उनको सिमुलेट नहीं कर सकते। ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली ज़रा बंद कर दें। अच्छा, जैसा कि हम अपने ब्रेन की बात करें तो ब्रेन भी हमारा एक साथ बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। अब जो बायोलॉजिकल साइंसेज होती हैं उसमें भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, तो एक साथ डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स को उन्होंने देखना होता है, तो इसलिए पैरेलल कंप्यूटिंग ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम वेदर फोरकास्टिंग के सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो जो मौसम होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। लाइक हमें टेम्परेचर देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है इस टाइम हवा में नमी की क्वांटिटी कितनी है, हवा की रफ्तार कितनी है, मतलब एक साथ डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उनको हमें डील करना होता है। और अगर वो हम सीरियल कंप्यूटिंग के ज़रिए करें तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जो नेचुरल फिनोमिना हैं उनको सिमुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है नासा, वो प्लैनेट्स पर करता है रिसर्च। अब प्लैनेट भी एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ये जो जितने भी सिस्टम होते हैं ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनको बनाने के लिए जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनसे गुजारा नहीं हो सकता था। पैरेलल कंप्यूटिंग इज बेटर सूटेड फॉर मॉडलिंग सिमुलेशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ये हम बात कर चुके हैं कि इन प्रॉब्लम्स को सिमुलेट करने के लिए पैरेलल कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, वाई पैरेलल कंप्यूटिंग से हमें फ़ायदे क्या होते हैं? नंबर एक, सेव्स टाइम एंड मनी। एक तो हमारा टाइम बचाती है क्योंकि स्पीड तेज़ हो जाती है, और अगर हमारा टाइम बचेगा तो हमारा पैसा भी बचेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरे नंबर पे सॉल्व्स लार्ज प्रॉब्लम। जैसा कि हमने बात की थी, वेब सर्च इंजन्स, डेटाबेस प्रोसेसिंग, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। ये बहुत बड़े ये एक सेकंड में मिलियंस ऑफ यूजर्स को हमने कैटर करना होता है। यूज ऑफ नॉन लोकल रिसोर्सेज,
ये भी वही बात आ गई कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं या रिसोर्सेज हैं हमारी बिल्डिंग में ही मौजूद हों। हम पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका में भी अपना काम कर सकते हैं। जैसा कि जब मैं अपना एमएस का थीसिस कर रहा था तो मेरा लैपटॉप इतना हैवी नहीं है, तो मुझे जेनेटिक एल्गोरिथम रन करने थे, तो मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद से एक वर्चुअल मशीन का वो लिया लॉगिन, तो अपने रूम में बैठा-बैठा मैं अपना एल्गोरिथम उस पे रन करता था। तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की पावर को मैंने यूज़ किया। इसके अलावा प्रोवाइड कंकरेंसी, डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। हम एक टाइम में ज़्यादा चीज़ें करते हैं, इसका भी हमें फ़ायदा होता है। और हमें पैरेलल कंप्यूटिंग क्यों चाहिए, उसकी एक और वजह थी कि प्रोसेसर्स आर नॉट गेटिंग फास्ट। प्रोसेसर की जो स्पीड है ना, वो एक लेवल तक तो हमने बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ उसमें बोटलनेक्स आ गए थे। जैसा कि हम चाहते तो अपनी चिप का साइज बढ़ा के उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ा सकते थे। आपने पढ़ा होगा कि चिप के ऊपर सीपीयू के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जैसे-जैसे ट्रांजिस्टर की तादाद बढ़ाएँगे, सीपीयू की स्पीड भी बढ़ती जाती है। लेकिन मसला ये है कि एक ख़ास लेवल पे आके हम स्पीड को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा लैपटॉप के नीचे से हीट रिलीज़ होती है, अंदर फैन लगा होता है। अगर सीपीयूज़ की हम पावर को बहुत बढ़ा दें, ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो उससे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि हमारा सिस्टम ही जल जाएगा और हमारी पावर बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होगी। तो हम एक ही कंप्यूटर को लेके उसकी स्पीड किसी ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, वेयर पैरेलल कंप्यूटिंग इज़ यूज्ड। साइंटिफिक कंप्यूटिंग हम पढ़ चुके हैं नासा में। जो इसके अलावा ये आपने टीवी में देखा होगा कि जो पायलट्स होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं सिमुलेटर्स पे। वो जहाज उड़ रहा होता है, वो एक मशीन में बैठे होते हैं। मतलब जो इस किस्म के हैवी सिस्टम्स होते हैं ना, जिनमें कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल चाहिए होती हैं, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। डेटाबेस ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, वेब बेस्ड बिजनेस सर्विसेज, वेब सर्च इंजन, क्लाइंट एंड इन्वेंटरी डेटाबेस सिस्टम्स, डेटा माइनिंग। आपने देखा होगा कि बैंक्स में ओरेकल और सैप यूज़ होता है। वो बहुत हैवी सिस्टम्स होते हैं। डाटा माइनिंग भी आपने पढ़ी होगी। वो इन किस्म के सिस्टम को रन करने के लिए पैरेलली कंप्यूटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सीपीयू या स्लो स्पीड से हमारा काम नहीं बनेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आ जाते हैं आपकी एटीएम्स, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके यही आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए अपने इंफॉर्मेशन को, डाटा को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनवाती हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रियल टाइम सिस्टम्स एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस लाइक हार्डवेयर एंड रोबोटिक कंट्रोल, स्पीच प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन। स्पीच प्रोसेसिंग तो यही है ना, गूगल में जैसे फीचर है जिसमें माइक बना होता है, हम बोलते हैं तो वो हमारे अल्फाज को प्रोसेस करके वर्ड्स में तब्दील कर देता है। मतलब इस किस्म की जितनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती हैं जिनको स्पीड चाहिए होती है, उन्होंने एट अ टाइम डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स को डील करना होता है। उन जगह हमें पैरेलल कंप्यूटिंग की ज़रूरत पेश आई। अच्छा, व्हाट आर द पैरेलल प्रोसेसर्स? ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। पैरेलल प्रोसेसर्स आर कंप्यूटर सिस्टम consists of multiple processing units connected via some interconnection network plus the software needed to make the processing units work together. मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं और वो बसेस के ज़रिए इंटरनली कनेक्ट होते हैं, या एक ही सीपीयू वाला कंप्यूटर होता है और वो नेटवर्क केबल्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। अच्छा, लेवल्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग कितनी टाइप की होती हैं, उनके कितने लेवल्स हो सकते हैं? Depending upon the problem under consideration, parallelism in the solution of problem may be achieved at different levels in different ways. बेसिकली 4 लेवल की होती है। एक होती है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, दूसरी होती है लूप लेवल, तीसरी होती है प्रोसीजर लेवल और चौथी होती है प्रोग्राम लेवल। अब हम बारी बारी देखेंगे
ये क्या होती है? पहले आ जाती है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। It refers to the situation where different instructions of the program are executed by different processing elements. Instruction level parallelism is a measure of how many of the instructions in a computer can be executed. ये उस सिचुएशन में को कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम अलग-अलग सीपीयूज में साइमल्टेनियसली रन कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमने एक प्रोग्राम लिखा, तो इसमें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को कैसे अचीव किया गया? इसको अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर का। कंपाइलर आपने पढ़ा होगा, वो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा, कंपाइलर इसको पढ़ेगा, और आजकल कंपाइलर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम, अगर वो टूट सकता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को तोड़ देते हैं, ताकि वो, अगर हमारे पास एक सीपीयू है, 2 सीपीयू हैं, जितने भी सीपीयूज़ हैं, उनमें वो अलग-अलग चंक्स के तौर पे चला सके। अब ये प्रोग्राम है, इसमें हमने एक फॉर लूप लगाया और वो लूप चल रहा है 100 आइटरेशंस के लिए। तो पहले लूप में एक अरे है, अरे के 100 एलिमेंट्स हैं, उसको असेस किया जा रहा है, और एक और अरे है x, उसकी वैल्यू को असाइन किया जा रहा है, और इसी तरह y अरे है, उसकी वैल्यू को भी असाइन किया जा रहा है। अब जो हमारा कंपाइलर है, उसने पहला जो बनाया चंक, उसमें उसने फॉर लूप लगाया 10 आइटरेशन के लिए। 10 उसने जो हमारा अरे है v, उसकी 10 एलिमेंट्स को असेस किया। इसी तरह नीचे उसने, हमने एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कराना था 100 दफ़ा, तो उसने 1 से लेकर जो 10 एलिमेंट है उनको प्रिंट किया। इसके बाद उसने 11 से 20 लूप के पकड़ी आइटरेशन, उसको लिखा, और वो ये तमाम इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली लिखता है, क्योंकि उसने इसको तोड़ना होता है। इसी तरह 20 के बाद 21 से 30, और वो फिर 91 से 100। मतलब ये जो लूप है, ये 100 दफ़ा चलना था। उसने इस लूप को पहले 10 दफ़ा चलाने के लिए लिखा, फिर उसने 11 से 20 10 दफ़ा चलाने के लिए लिखा, और इसी तरह उसने इस प्रोग्राम के 10 टुकड़े कर लिए, और उसने फिर इस तमाम टुकड़ों को अलग-अलग सीपीयू को असाइन करना है, और स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के ज़रिए बारी-बारी इनको रन करना है। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि जो प्रोग्राम हमें 100 फॉर लूप के लिए जो आइटरेशंस है उनके लिए चलाना था, उसने उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके एक साथ मल्टीपल सीपीयूज़ पे रन कर दिया। ठीक हो गया? क्लियर है आप लोगों को? कोई मुझे बताए। सर जो इस प्रोग्राम को डिवाइड किया है, इस 10 हिस्सों में से डिवाइड कर दिया, हाँ जी, तो इसे पैरेलली 10 कह लें थ्रेड्स पे चला रहा है। हाँ जी। तो जो पहले 1 से लेकर 10 तक चली, उसमें जो भी हमारी आउटपुट आएगी वो रिक्वायर होगी हमारी नेक्स्ट 11 से 20 तक उसके लिए। तो ये इस चीज को कैसे हैंडल करेगा? मैं बताता हूँ। वो रिक्वायर नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा था वो प्रोग्राम जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, सिर्फ उन्हीं को थ्रेड्स में कन्वर्ट करके चलाया जा सकता है, और जो डिपेंडेंट होते हैं उनको नहीं चलाया जा सकता। अब इस प्रोग्राम में हम सिर्फ ना अरेज की वैल्यू को असेस कर रहे हैं। ये वी है, वी एक अरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं, और हमने एक अरे डिक्लेयर की, वो है x, और उसकी हर वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं v की। पहली जब i की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब v1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे a से। a हमने कोई वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया था, जो जवाब आएगा उसको हम x की, जो i की वैल्यू 1 है ना पहली इटरेशन में, उसको हम x की जो 1 पोजीशन है उस पे साइन कर देंगे। y के साथ भी ये हो रहा है। मतलब इस प्रोग्राम में जस्ट हम वी अरे की वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। वी में 100 एलिमेंट है, और एक्स की जो 100 जो एक्स अरे है ना, उसमें 100 एलिमेंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो उसने पहले 10 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया, फिर
11 से जो 20 होते हैं इंडेक्स, उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज किया, मीन्स कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसमें जस्ट ये दिखाया कि इंडिपेंडेंट जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, उसको किस तरह मल्टीपल थ्रेड्स में तोड़ा जा सकता है इंस्ट्रक्शन लेवल पे। और ये काम हम नहीं कर रहे होते, ये हमारा कंपाइलर इतना सियाना हो गया है, हमने नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने उसको सिखा दिया है कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे पढ़ना है, और अपने तौर पे खुद ब खुद जाके इंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है कि वो सीपीयू पे चल सकें पैरेलली। वो जो आपकी डिपेंडेंस वाली बात थी वो हुई क्लियर, या आप मुझे दोबारा बता सकते हैं? यस सर, होगी क्लियर। हाँ, ये जस्ट हम फोर लूप चला रहे हैं और हम वी की जो अलग-अलग इंडेक्सेस की वैल्यू है उनको असेस करके एक्स की अलग-अलग इंडेक्सेस की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अरेज का आपको पता होगा ना कि वो x1 x2 x3, तो ये ऐसे है। यस सर, ये सर वो मिक्सअप हो गया था कि जो डिपेंडेंट थी वो इंडिपेंडेंट इस पे चलेंगी पैरेललिज्म में, और जो डिपेंडेंट प्रोग्राम होंगे वो नहीं चलेंगे इसके ऊपर। ठीक होगा। हाँ, वो चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि कोई भी सीपीयू किसी भी प्रोसेस से जब उसका टाइम खत्म हो जाता है ना, चाहे वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, वो उसे वापस ले लिया जाता है। तो अगर वो डिपेंडेंट है, अगर जो जो इंडिपेंडेंट हमारा पोर्शन है वो एग्जीक्यूट ना हो, उससे सीपीयू वापस ले लिया जाए, और जो डिपेंडेंट है वो फिर उसकी वैल्यू को यूज कर रहा है तो वो उसकी वैल्यू को गलत यूज करेगा, क्योंकि वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इस वजह से उसमें सिंक्रोनाइजेशन के मसाइल आ जाते हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, सेकंड लेवल पे आ जाती है लूप। हाँ जी, हाँ जी, किसी ने कुछ सवाल पूछा? अच्छा, सेकंड लेवल पे आ जाती है लूप लेवल पैरेललिज्म। This is a form of parallelism in software programming that is concerned with extracting parallel tasks from loops. ये जो हम प्रोग्राम्स में लूप यूज करते हैं ना, इसका काम ये है कि उन लूप्स को टुकड़ों में डिवाइड करना और उसको पैरेलली रन करना। The opportunity for The opportunity for loop-level parallelism often arises in computing programs where data is stored in random access data structures. Random access data structures क्या होते हैं? Like our array, जैसा कि हमारी arrays होती हैं, वो array में जो होती है वो memory में एक दूसरे के आगे पीछे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। मतलब इस लेवल की पैरेललिज्म को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा डाटा अरे में स्टोर हो, या इसी तरह के दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स जो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में अपने डाटा एलिमेंट्स को रखते हैं, उनको यूज़ किया जाए। Such parallelism provides a speed up to overall execution time of the program, typically in line with Amdahl's law. इससे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है उस लॉ के जरिए। एमदल्स लॉ जो हमने पढ़ा था, वो लॉ यही था कि जैसे जैसे हमारे सीपीयूज की तादाद बढ़ती जाएगी, स्पीड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक खास ऐसा लेवल आएगा कि हमारी स्पीड बढ़ेगी नहीं। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, कंसीडर द फॉलोइंग कोड ऑपरेटिंग ऑन अ अरे L ऑफ लेंथ n। हमारे पास एक अरे है L, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हैं? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा एक लूप है, इसमें हम जस्ट क्या कर रहे हैं, L की तमाम वैल्यूज को असेस कर रहे हैं, उस पे 10 ऐड कर रहे हैं और उसको उसी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। ये सिंपल सा काम हो रहा है, जस्ट हम L की तमाम वैल्यूज को अपडेट करके दोबारा उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। If statement S1 takes t time to execute, then the loop takes time n multiply t to execute sequentially. अगर इस लूप को चलने के लिए t टाइम दरकार है, t से हम मुराद ले लेते हैं 1 सेकेंड, और हमारे पास अरे के अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हमें कितना टाइम लगेगा इस लूप को चलाने के लिए? टी टाइम है 1 सेकेंड, और फर्ज करें हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं,
तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे 15 सेकंड लगेंगे इस लूप को रन करने के लिए, अगर हम इसको सीरियली रन करते हैं, पैरेलली रन नहीं करते। नो कंसीडर अ सिस्टम वेयर वी हैव p नंबर ऑफ प्रोसेसर्स और प्रोसेसर्स की तादाद n से ज़्यादा है। अब हमने कहा है कि n हमारे पास 15 है, मतलब हमारे अरे में 15 एलिमेंट है, लेकिन हमारे प्रोसेसर की तादाद n से ज़्यादा है, मीन्स हमारे पास 15 प्रोसेसर है। इफ n थ्रेड्स run in parallel, the time to execute at n steps is reduced to t। मतलब कि अब हमारे अगर हमने इस लूप को 15 थ्रेड्स में तोड़ दिया, क्योंकि एलिमेंट्स 15 थे और हमारे प्रोसेसर की तादाद 20 है, तो हमारा टाइम कितने लगेगा? सिर्फ टी। पहले लग रहा था n मल्टीप्लाई टी और अब लग रहा है टी। अगर हम टी को बोले 1 सेकंड, तो हमारा सिर्फ 1 सेकंड में ये लूप चल गया अगर हमने इसको थ्रेडिंग यूज करते हुए चलाया। इससे आपको पता चल रहा है कि हमारा कितना ज़्यादा टाइम बच सकता है अगर हम प्रोग्राम को तोड़ दें मुख्तलिफ हिस्सों में। अच्छा, हमने जो बात की थी कि अगर तो इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तब तो उसको पैरेलल हम चला सकते हैं। अब यहाँ पे वही वाली मिसाल दी हुई है, जैसा कि ये लूप है। अब इस लूप में हम l की हर वैल्यू को असेस तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो करंट वैल्यू है ना, i की वैल्यू फर्ज करें अभी 1 है, तो l1 -1 का मतलब है l0, मतलब पीछे वाली वैल्यू +10। तो हम उसकी पीछे वाली वैल्यू में 10 ऐड करके उसकी इनिशियल वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, मींस कि ये इंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है पीछे वाली इंस्ट्रक्शन पे, तो हम इसको पैरेलली चला नहीं सकते। तो मसला यही है कि हमें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हमारी जो पहली वाली थ्रेड है वो जिस सीपीयू पे चल रही है वो पहले अपना काम कंप्लीट करके ख़त्म हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है वो सीपीयू पे चल रही है, जो हमारा दूसरा थ्रेड है जो डिपेंड करता है पहली वाली पे, वो पहले खत्म हो जाए, उसने उसकी वैल्यू यूज करनी तो और वो उसकी गलत वैल्यू यूज कर लेगा। इसीलिए वो प्रोग्राम जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उसको हमें सीरियली ही चलाना पड़ता है, वो पैरेलली रन नहीं कर सकते। हमें जो होते हैं ना रिजल्ट वो गलत मिलेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का यूज होता है। ये आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि सिंक्रोनाइजेशन के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। इंटर प्रोसेस या इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के जरिए वो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं कि अगर मैं एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस वक्त तक तुम जो मुझ पर डिपेंड करता है तुम अभी ब्लॉक रहो, ताकि जब मैं अपना रिजल्ट तुम्हें दूं तुम उसको यूज करो। प्रोसीजर लेवल पैरेललिज्म। प्रोसीजर का क्या मतलब होता है भला? प्रोसीजर होते हैं फंक्शंस जो हम सी प्रोग्राम या जावा या पाइथन में लिखते हैं, यूजली परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इस लेवल की पैरेललिज्म होती है ना, वो आमतौर पे हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, वो हमारा जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने चीज़ों को किस तरह थ्रेड्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे हम इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। हमारा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने बराबर की है, हमारा एक फंक्शन है अलाइस, उसको एग्जीक्यूट करके जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो हमने ए को साइन कर दी है। इसी तरह हमारा एक वेरिएबल है बी, उसकी वैल्यू बराबर है फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉब, हमने एक फंक्शन है बॉब उसको एग्जीक्यूट किया। फिर हमारा वेरिएबल है एस, उसकी वैल्यू बराबर है हमारा एक और फंक्शन है बॉस, उसमें पैरामीटर यूज हो रहे हैं ए एंड बी। फिर हमारा एक और वेरिएबल है सी, उसमें एक फंक्शन हमने एग्जीक्यूट किया सी वाई। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन इंडिपेंडेंट है। तो पहला तो जो है अलाइस, वो किसी पे उसने पहले एक बनाया ट्री, तो ट्री स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि पहला फंक्शन अलाइस है, दूसरा है बॉब, तीसरा है सी वाई। ये तीनों फंक्शन किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो इन तीनों फंक्शंस को पकड़ेगा और अलग-अलग सीपीयूज पे चलाएगा। तो इससे ये होगा कि एक साथ 3 काम भी हो जाएंगे। और फिर इन दोनों फंक्शंस का जो रिजल्ट आता है, इसकी वैल्यू यूज हो रही है बॉस में, जो ये बॉस फंक्शन है एज अ पैरामीटर इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू को यूज कर रहा है, तो बाद में वो इसको चलाएगा। तो इस तरह फंक्शन लेवल पैरेललिज्म को भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है ताकि वो चीज़ों को तोड़ सके और पैरेलली रन कर सके।
अब प्रोग्राम लेवल पैरेललिज्म, ये बहुत सिंपल सी बात है। हम एट अ टाइम अपने सीपीयूस में क्या क्या कर रहे होते हैं, हम गाने देख रहे होते हैं, हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होते हैं, हम स्काइप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो लैदा चीज़ें हैं ना, ये लैदा प्रोग्राम्स हैं। तो ये भी तो हो सकता था कि पहले जब हम गाना सुन रहे हो, जब तक गाना ख़त्म नहीं होगा हम तब तक गूगल क्रोम ओपन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम प्रोग्राम्स को छोटा-छोटा टाइम देता है, और अगर उसके पास ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ हैं तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज़ को यूज़ करके एक साथ चला देता है। तो ये हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वैसे ही देखते रहते हैं कि प्रोग्राम लेवल पैरेललिज्म क्या होती है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले। हमें फिर चलना चाहिए आगे, आई थिंक। अच्छा, वान न्यूमन आर्किटेक्चर, ये आपने मेरा ख्याल है आईसीएस में भी पढ़ा होगा, बड़ी पुरानी बात है। वान न्यूमन एक बंदा था, उसने 1945 में एक पेपर लिखा। उसने उस पेपर में एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया फॉर द यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स। तो ये आर्किटेक्चर क्या करता है, ये आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है कि एक जो सिंपल कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो किन किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल हो सकता है। पहला तो उसने कहा कि अ प्रोसेसिंग यूनिट that contains an arithmetic logic unit and ये माइक होना है किसी का। काइंडली जरा माइक अपना ऑफ कर लें। एक बात करो, जो अंदर वाले हैं ना सारे, वही एंड वाले ही हैं। हाँ, वो भी सारे सुनता जाओ, साथ साथ पूरा पूरा हमारा चैप्टर हो जाए। ये कौन से स्टूडेंट का माइक चल रहा है? मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे यहाँ मिल नहीं रहा ऑप्शन। आप लोग हैं मेरे साथ? यस सर। ठीक हो गया, ये किसी का माइक चल रहा था ना, ये पार्टिसिपेंट यहाँ से देखते हैं। सही हो गया, जी सर, शायद गलती से चल गया था। ठीक हो गया। ये जूम यूज करना भी बंद था। क्या कह रहे हैं? जी सर, सबको भी आपको आता नहीं है ठीक नहीं से। नहीं आ रही। ठीक हो गया, चले। अच्छा, ये वान न्यूमन एक बंदा था, उसने 1945 में आर्किटेक्चर प्रपोज किया, पेपर पब्लिश किया। उसमें जैसे उसने बताया कि वो कंप्यूटर सिस्टम जिनमें एक सीपीयू होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। उसने पहले बताया कि जो पहला कंपोनेंट है वो है अ प्रोसेसिंग यूनिट दैट कंटेन्स एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्रोसेसर रजिस्टर। के एक सीपीयू होता है, उसके अंदर ये दो हिस्से होते हैं। अ कंट्रोल यूनिट दैट कंटेन्स एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। उस सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट भी होता है और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर होता है। आपने पढ़ा होगा कि सीपीयू के अंदर हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उनको हम कहते हैं रजिस्टर्स। और प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, उसमें जो हमारी होती है ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, जो नेक्स्ट हमने एग्जीक्यूट करनी होती है, उसका एड्रेस सेव होता है। इसके बाद अ मेमोरी दैट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। एक मेमोरी होती है जिसमें हम